तो दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं। अब हम करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर ओपन सिस्टम, जो कि अब बचा हुआ है। हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर क्लोज सिस्टम पढ़ लिया, राइट, और उसके हमने आउटकम्स पढ़ लिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर साइकिल पढ़ लिया, हीट इंटरेक्शन इन वेरियस प्रोसेस देख लिया, ये सब चीज़ें देख ली हैं, राइट। अब हम करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ख़त्म, और उसको ख़त्म करने के लिए हमें दो चीज़ें पढ़नी बहुत ज़रूरी हैं, और वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics for open system। ओपन सिस्टम, अब जब ओपन सिस्टम की हम बात करते हैं, ओपन सिस्टम का बेसिकली मतलब ही यही हो गया कि यहां पर दोनों चीजें होंगी, बोथ एनर्जी एंड मास इंटरेक्शन। एनर्जी भी होगा और मास इंटरेक्शन भी होगा आपके ओपन सिस्टम, ठीक है। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड वन इंपॉर्टेंट थिंग कि जब हम ओपन सिस्टम का फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं तो उसको दो कंडीशन में पढ़ते हैं। एक होता है स्टेडी स्टेट कंडीशन और एक होता है अनस्टेडी स्टेट कंडीशन। स्टेडी स्टेट और अनस्टेडी स्टेट में एक बेसिक डिफरेंस है कि स्टेडी स्टेट का मतलब होता है कि जब भी हम किसी सिस्टम की प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे हो तो प्रॉपर्टीज उस वक्त टाइम के साथ अगर ना बदलें, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम डू नॉट वेरी विद टाइम और डू नॉट चेंज विद टाइम। अगर समय के साथ आपकी जो भी प्रॉपर्टीज हैं, राइट, अगर वो ना चेंज करें तो उसे बोलेंगे स्टेडी स्टेट। एंड इफ प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम चेंजेस विद टाइम, समय के साथ चेंज करती हैं, चेंज विद टाइम, तो उसे बोलेंगे अनस्टेडी, ठीक है। नाउ जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर ओपन सिस्टम की बात करते हैं और उसे स्टेडी स्टेट पे पढ़ना चाहते हैं, ओके, तो उसे बोलेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर ओपन सिस्टम, फॉर ओपन सिस्टम इन स्टेडी स्टेट। जब स्टेडी स्टेट पे आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ओपन सिस्टम पढ़ते हैं तो इस चीज को एक और नाम से बोला जाता है स्टेडी फ्लो, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। और इस स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन ये सेकंड इक्वेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, जिससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओके। फ्लो एनर्जी तो आप जानते हैं, फ्लो एनर्जी क्या है, ओपन सिस्टम में जो मास को फ्लो कराने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। स्टेडी क्या है, जब प्रॉपर्टीज समय के साथ ना बदलें, और इक्वेशन मतलब इक्वेशन होगी। तो स्टेडी स्टेट में दो चीजें आपकी लगती हैं जब आप स्टेडी स्टेट में पढ़ेंगे। तो एक चीज होती है आपकी कि मास आपका कंजर्व रहता है, कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी ओपन सिस्टम जब स्टेडी स्टेट में स्टडी करेंगे तो इसका मतलब जो मास फ्लो, जितना मास आपके इनलेट पे जाएगा उतना ही मास आपके आउटलेट पे भी जाएगा। और दूसरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जितनी एनर्जी आपके आपके ओपन सिस्टम के अंदर जाएगी उतनी ही आपके ओपन सिस्टम के बाहर भी जाएगी। एनर्जी एट द इनलेट इज इक्वल टू एनर्जी एट द आउटलेट, ओके। ये दो चीजें लगती हैं। तो अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक ओपन सिस्टम ले ही लेते हैं, ठीक है, ओपन सिस्टम है आपका, जैसे ये आपका एक ओपन सिस्टम है, और इस ओपन सिस्टम को अगर हम स्टडी करते हैं, ओपन सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम कहते हैं। क्या बोलते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम, ओके। तो ये आपका एक कंट्रोल वॉल्यूम है, एक ओपन सिस्टम है। और इस कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर क्या होगा, ओपन सिस्टम के अंदर कुछ मास आपका एंटर करेगा, क्योंकि ये ओपन सिस्टम है तो मास का ट्रांसफर होगा, और कुछ मास बाहर जाएगा। इस मास को अंदर और बाहर ले जाने के लिए जो वर्क चाहिए होता है उसी को हम फ्लो वर्क या फ्लो एनर्जी कहते हैं, जो कि आपकी क्या होती है, it is given by P, pressure into volume, that is called as product of pressure into volume is flow energy of flow work। तो इसको अंदर ले जाने के लिए जो चाहिए होगा
एनर्जी चाहिए होगी वो P1 इंटू V1, और बाहर ले जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो P2 इंटू V2। इसका डेरिवेशन भी होता है बट हम वो नहीं पढ़ेंगे। इसके अंदर एनर्जी इंटरेक्शन भी होगा, और एनर्जी इंटरेक्शन में हीट और वर्क तो होंगे ही। तो हीट ट्रांसफर जो होगा वो से Q और वर्क आपका W, ठीक है, जो कंट्रोल वॉल्यूम वर्क करेगा। इसके अलावा और भी चीजें होंगी। अगर हम माने कि और भी टाइप्स ऑफ एनर्जीज होंगी, जैसे कि आपका यहां पर देखा जाए तो प्रेशर होगा, ठीक है, वेलोसिटी होगी इनलेट पे, ठीक है, पोटेंशियल हेड होगा, जेड क्या है, पोटेंशियल हेड, इंथैल्पी होगी इनलेट पे, इंटरनल एनर्जी होगी इनलेट पे, ये सारी आपके प्रॉपर्टीज इनलेट पे होंगी। एग्जिट पे आपका प्रेशर होगा P2, वेलोसिटी होगी V2, पोटेंशियल हेड होगा Z2, इंथैल्पी होगी H2 और इंटरनल एनर्जी होगी U2। ओके, यहां पर P आपका क्या है, प्रेशर है, V आपका वेलोसिटी है, और स्मॉल v आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। ओके, बाकी H और U तो आप जानते हैं, स्पेसिफिक इंथैल्पी और स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी। Z क्या है, पोटेंशियल हेड है, और इसको एलिवेशन हेड भी कह सकते हैं, यानी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट, पोटेंशियल हेड। ओके, अब क्या है कि इस पे जब आप इस कंट्रोल वॉल्यूम पे इक्वेशन लगाते हैं फर्स्ट लॉ की, टोटल एनर्जी एट द इनलेट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट द आउटलेट, जब ये लगाते हैं तो हमारी इक्वेशन मिलती है, और वो इक्वेशन मैं सीधे लिख देता हूं। मास आपके इनलेट पे मान लेते हैं m1 है, u1 प्लस P1 इंटू V1 प्लस V1 स्क्वायर बाय 2000 प्लस G इंटू Z1 बाय 1000 प्लस Q, ओके, इज इक्वल टू M2 H2 प्लस V2 स्क्वायर बाय 2000 प्लस G इंटू Z2 बाय 1000 प्लस वर्क डन बाय कंट्रोल वॉल्यूम। तो ये इक्वेशन आ जाती है। अब इस इक्वेशन को मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं, टोटल एनर्जी एट द आउटलेट M। अब मास क्या है, आपके मास क्या है, M1 इज इक्वल टू M2 है, तो इसको हम M मान लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, M U1 प्लस P1 इंटू V1 प्लस V1 स्क्वायर बाय 2000 प्लस GZ1 बाय 1000 प्लस Q। ये टोटल एनर्जी इनलेट पे हो गई, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाने के लिए टोटल एनर्जी आउटलेट पे क्या होगी, U2 प्लस P2 इंटू V2 प्लस V2 स्क्वायर बाय 2000 प्लस G इंटू Z2 बाय 1000 प्लस W, वर्क डन बाय कंट्रोल वॉल्यूम। इस इक्वेशन में आप जानते हैं इंथैल्पी क्या होता है, U प्लस PV हो गया, ये इंटरनल एनर्जी है, ये फ्लो एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। और आप ये भी नोटिस करोगे कि सर यहां पर 1000 से डिवाइड क्यों किया है इनको, इसलिए किया है कि ये सारी एनर्जी होती है किलो जूल में, ठीक है, ये है केजी, सॉरी ये किलो जूल पर केजी में होती है, ये किलो जूल में होता है, ये किलो जूल पर केजी में है। तो अगर आप काइनेटिक एनर्जी को आप किलो जूल पर केजी में करना चाहते हैं, इसलिए हमको, क्योंकि अगर सिंपली आप V स्क्वायर बाय 2 देखोगे तो इसकी यूनिट होगी जूल पर केजी, या G इंटू Z देखोगे तो ये जूल पर केजी होगी। तो इसको आप 1000 से डिवाइड करने से क्या होता है कि ये किलो जूल पर केजी में हो जाती है। आप कहोगे कर क्यों रहे हो, क्योंकि ज्यादातर जो ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं, हीट हो गया, वर्क हो गया, ये किलो जूल में होता है, और ये सारी जो एनर्जीज होती है किलो जूल पर केजी में होती हैं, इसलिए इसको भी किलो जूल पर केजी में करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। और अगर हम H को U प्लस PV रखते हैं यहां पर, तो इक्वेशन बन जाएगी M H1 प्लस V1 स्क्वायर बाय 2000 प्लस G इंटू Z1 बाय 1000, यानी ये आपकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी हो गई, प्लस हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू M H2 प्लस V2 स्क्वायर बाय 2000 प्लस G इंटू Z2 बाय 1000 प्लस वर्क डन बाय कंट्रोल वॉल्यूम। ये जो इक्वेशन आपके सामने आ रही है, इसी को बोलते हैं स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन।
ऐसा नहीं कि ये वाली नहीं है, ये भी है, ठीक है, बट इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये इक्वेशन मिल जाती है, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। और इसी इक्वेशन को आपको ध्यान रखना है, यही इंपॉर्टेंट है। ओके, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। ओके, अब जब इस स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को कुछ डिवाइसेस पे हम लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, जैसे कि टरबाइन पे लगाते हैं हम जब, तो टरबाइन आपकी क्या है, एक वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है। चाहे कोई भी टरबाइन हो, चाहे स्टीम टरबाइन हो या गैस टरबाइन हो या हाइड्रोलिक टरबाइन हो, बट अगर हम स्टीम और गैस टरबाइन की बात करें तो वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, ठीक है। और ये वैसे तो आप इसी इक्वेशन को यूज कर देंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, लेकिन ये जो टरबाइन है वो कुछ अंडर सम एजम्पशंस काम करती है। और वो एजम्पशंस क्या हैं? दो एजम्पशंस आर, इसमें हम कुछ एजम्पशंस अगर हम ले लेते हैं, काम नहीं करती अगर हम एजम्पशंस लें कि हीट ट्रांसफर जीरो हो, यानी अगर टरबाइन एडियाबैटिक हो, इंसुलेटेड हो, ठीक है, और उसमें किसी प्रकार का काइनेटिक एनर्जी के चेंजेस ना हो और पोटेंशियल एनर्जी के चेंजेस भी ना हो। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जब इन एजम्पशंस को हम रखते हैं किसमें, अपनी इस इक्वेशन में, तो क्या होगा, तो हमें मिलेगा वर्क आउटपुट ऑफ टरबाइन दैट इज इक्वल टू इंथैल्पी एट द इनलेट माइनस इंथैल्पी एट द आउटलेट, ठीक है। और अगर पावर निकालना है टरबाइन का, तो पावर आउटपुट क्या हो जाएगा, मास फ्लो रेट इनटू इंथैल्पी एट द इनलेट माइनस इंथैल्पी एट द आउटलेट, ठीक है। यानी टरबाइन के अंदर क्या होता है, टरबाइन के अंदर जब वर्क मिलता है तो इंथैल्पी ड्रॉप होता है, राइट, वी गेट वर्क आउटपुट, और डेल्टा एच आपका डिक्रीज करता है और हमें वर्क आउटपुट प्रोड्यूस होता है। ओके, उसी प्रकार से आपके पंप और कंप्रेशर क्या है, पंप एंड कंप्रेशर ये वर्क इनपुट डिवाइस है, वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है, जो वर्क इनपुट लेते हैं, ठीक है। ये भी स्टेडी फ्लो डिवाइस के अंदर ही आते हैं। और अगर इसके अंदर भी हम एजम्पशंस, कुछ एजम्पशंस के अंदर इनको स्टडी करें कि अगर इसमें भी कोई हीट ट्रांसफर ना हो, काइनेटिक एनर्जी के चेंजेस भी ना हो, पोटेंशियल एनर्जी के चेंजेस भी ना हो, तो ऐसे कंडीशन में अंडर ऑल दीज कंडीशंस अगर हम इनको नेग्लेक्ट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के चेंजेस को, काइनेटिक एनर्जी के चेंजेस को, हीट ट्रांसफर भी हम एज्यूम करते हैं कि वो एडियाबैटिक कंडीशन में काम कर रहा है, कंप्रेशन एंड पंप, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वर्क इनपुट, क्योंकि ये वर्क इनपुट डिवाइसेस है ना, वर्क इनपुट लेते हैं, वर्क इनपुट ऑफ पंप एंड कंप्रेशर इज इक्वल टू इंथैल्पी एट द आउटलेट माइनस इंथैल्पी एट द इनलेट ऑफ कंप्रेशर। यानी कि इन पंप एंड कंप्रेशर, इन पंप एंड कंप्रेशर enthalpy increases when work input is given। जब वर्क इनपुट देते हैं तो इंथैल्पी इंक्रीज करती है। ओके, ये ध्यान रखना है इस चीज को। और अगर पावर इनपुट निकालना है तो पावर इनपुट में क्या होगा, मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर इनपुट दे देगा। पावर आएगा किलोवाट में, अगर ये किलो जूल पर केजी में और ये मास फ्लो रेट केजी पर सेकंड में, और ये किलो जूल पर केजी में वर्क इनपुट देगा। फिर हम बात करेंगे नोजल एंड डिफ्यूजर। नोजल और डिफ्यूजर वैसे तो दो अलग अलग डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। अगर हम प्रिंसिपल ऑफ उस पर बात करें कि नोजल का काम होता है, इट कन्वर्ट्स प्रेशर एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। ये प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ओके, प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने वाली डिवाइस को हम नोजल कहते हैं। और इसके अंदर डिफ्यूजर के अंदर क्या होता है, इट कन्वर्ट्स काइनेटिक एनर्जी इनटू प्रेशर एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में जस्ट अपोजिट काम करता है नोजल के। लेकिन दोनों ही के अंदर, दोनों ही डिवाइसेस में, इन बोथ द डिवाइसेस एक चीज है कि इनके जो एजम्पशंस होते हैं वो कॉमन होते हैं। इनके जो एजम्पशंस होते हैं वो कॉमन होते हैं कि इसमें कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा, कोई वर्क नहीं मिलेगा और पोटेंशियल एनर्जी के चेंजेस भी नहीं होंगे। जब इन एजम्पशंस को अप्लाई करते हैं तो इसमें इक्वेशन निकल के आती है H1 माइनस H2 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाय 2000। यानी कि इससे यह समझ में आता है कि नोजल और डिफ्यूजर में एक कॉमन इक्वेशन निकल के आती है। ये इसका मतलब कि इनके अंदर क्या हो रहा है, इंथैल्पी को डिक्रीज करके, डिक्रीज इन इंथैल्पी करके, यानी प्रेशर को डिक्रीज इन इंथैल्पी करके क्या हो रहा है,
काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। वैसे तो नोजल में ये होता है, ये नोजल में होता है, और अगर हम डिफ्यूजर में करेंगे तो उल्टा होगा, काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करके एंथैल्पी इंक्रीज करेगी। ओके, इसको अगर हम देखें तो ये हो जाएगा H1 प्लस V1 स्क्वायर बाय 2000, इनकी कॉमन इक्वेशन ये हो जाती है इज इक्वल टू H2 प्लस V2 स्क्वायर बाय 2000। ये आपके एक कॉमन इक्वेशन हो जाती है नोजल एंड डिफ्यूजर की। तो नोजल डिफ्यूजर की कॉमन इक्वेशन हो जाती है अगर आप कुछ एजम्पशंस लगाते हैं। ओके, ये स्क्वायर होगा, ठीक है। आप ये इक्वेशन ध्यान रखिएगा। एक चीज और है जो बताना चाहता हूं मैं आप लोगों को, कि इन नोजल के अंदर क्या होता है कि जो इनलेट वेलोसिटी होती है वो कभी कभी बहुत ही छोटी हो जाती है एग्जिट वेलोसिटी से। तो वैसे आपके इक्वेशन क्या आती है नोजल की, H1 प्लस V1 स्क्वायर बाय 2000 इज इक्वल टू H2 प्लस V2 स्क्वायर बाय 2000। तो अगर आपको वैसे एग्जिट वेलोसिटी निकालनी हो नोजल की तो क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस 2000 ऑफ H1 माइनस H2, यही हो जाएगी। ये एग्जिट वेलोसिटी का फॉर्मूला है। बट इफ V1 इज नेग्लेक्टेड, अगर V1 इतनी स्मॉल है, इनलेट वेलोसिटी बहुत स्मॉल है, तो उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ऐसे में इसकी एग्जिट वेलोसिटी नोजल की हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2000 इंटू H1 माइनस H2। H1 माइनस H2 क्या है, एंथैल्पी ड्रॉप है, ठीक है। तो इससे हम एग्जिट वेलोसिटी फ्रॉम नोजल निकाल सकते हैं, एग्जिट वेलोसिटी ऑफ नोजल। ओके, हम निकाल सकते हैं। ये तब होगा फॉर्मूला जब इनलेट वेलोसिटी नेग्लिजिबल नहीं है, और ये तब जब इनलेट वेलोसिटी नेग्लिजिबल है। दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, और एक और चीज कि इस फॉर्मूले में ये ध्यान रखना है कि ये किलोजूल पर केजी में है, इसलिए यहां पर ये 2000 है। अगर ये जूल पर केजी में होगा तो यहां पे 2 होगा, इट विल नॉट बी इनटू 1000। ओके, एंड इफ अगर हम नोजल को यूज करते हैं, इफ नोजल यूजेस आइडियल गैस, अगर नोजल के अंदर आइडियल गैस यूज हो रही है तो उस केस में हम H1 माइनस H2 को रिप्लेस कर सकते हैं Cp ऑफ T1 माइनस T2 से। तो आप यहां पर Cp ऑफ T1 माइनस T2 पुट कर दें। उसी प्रकार से डिफ्यूजर के अंदर क्या होता है कि डिफ्यूजर के अंदर अगर एग्जिट वेलोसिटी बहुत ही कम हो जाए इनलेट वेलोसिटी से, तो इनलेट वेलोसिटी ऑफ डिफ्यूजर क्या हो जाती है, स्क्वायर रूट ऑफ V2 स्क्वायर प्लस 2000 ऑफ H2 माइनस H1। लेकिन इफ V2 इज नेग्लेक्टेड, अगर उसे नेग्लेक्ट कर दें डिफ्यूजर में, क्योंकि आपकी इनलेट वेलोसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि डिफ्यूजर काम है काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो डिफ्यूजर की इनलेट वेलोसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एग्जिट वेलोसिटी। तो अगर एग्जिट वेलोसिटी को नेग्लेक्ट कर दें तो डिफ्यूजर की इनलेट वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2000 ऑफ H2 माइनस H1। क्यों H2 माइनस H1? बिकॉज डिफ्यूजर में प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ेगा तो इंथैल्पी बढ़ती है, राइट। सो दैट इज व्हाई दिस इज द फॉर्मूला फॉर इनलेट वेलोसिटी ऑफ डिफ्यूजर। ओके, so this is important. Now moving on to the next. अब देखिए बॉयलर जो होता है, बॉयलर भी एक स्टेडी फ्लो डिवाइस है जो कि आप रैंकाइन साइकिल में स्टीम पावर प्लांट में पढ़ते हैं। और इसमें क्या होता है, इन बॉयलर heat is supplied to convert वाटर इनटू स्टीम। इसमें हम हीट सप्लाई करते हैं जिससे कि पानी को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, यही तो होता है बॉयलर का काम। तो इसके अंदर भी अगर हम कुछ एजम्पशंस को फॉलो करते हैं, जैसे कि बॉयलर के अंदर कोई वर्क नहीं मिलता, हमको नहीं मिलता है, राइट। इसमें कोई काइनेटिक एनर्जी के चेंजेस भी नहीं होते हैं, ना कोई पोटेंशियल एनर्जी के चेंजेस होते हैं। नॉर्मली हम एज्यूम करते हैं कि नेग्लेक्ट, अगर एज्यूम करें कि ये नेग्लेक्टेड है तो इसमें आपका हीट सप्लाइड जो होगा बॉयलर का, दैट इज ऑलवेज इंथैल्पी एट आउटलेट ऑफ द बॉयलर माइनस इंथैल्पी एट इनलेट ऑफ द बॉयलर। ये आपको हीट सप्लाई दे देगा और हीट रेट दे देगा आपको। अगर आपको किलोवाट में निकालना है तो ये मास फ्लो रेट इनटू इंथैल्पी एट एग्जिट माइनस इनलेट, ध्यान रखना है। ओके,
कंडेंसर में ऑन द अदर हैंड, कंडेंसर में क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। तो कंडेंसर में सेम एजम्पशंस को फॉलो करेंगे, इसमें हीट रिजेक्शन होता है, इसमें क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। आप वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, तो वेपर को लिक्विड में जब कन्वर्ट करते हैं तो हीट रिजेक्शन होता है इसमें। एजम्पशंस में इसमें भी सेम है, वर्क नहीं मिलेगा, कोई काइनेटिक एनर्जी के चेंजेस नहीं होंगे और कोई पोटेंशियल एनर्जी के चेंजेस भी नहीं होंगे। ऐसे कंडीशन में आपको जो यहाँ पे हीट रिएक्शन होगा दैट विल बी, याद रखना इसमें इंथैल्पी एट H1 क्या है, इंथैल्पी एट इनलेट, और H2 इंथैल्पी एट आउटलेट ऑफ कंडेंसर होगा। इससे आपको हीट रिएक्शन मिलेगा किलो जूल पर केजी में। अगर आपको किलोवाट में निकालना है, ठीक है, ये किलो जूल पर केजी में मिल जाएगा आपको, और किलोवाट में निकालना है तो मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई कर दिए जो किलोवाट में आ जाएगा आपका हीट रिएक्शन फ्रॉम कंडेंसर। नेक्स्ट आपका लास्ट डिवाइस आपकी जो है वो स्टेडी फ्लो डिवाइस, वो आती है आपकी, दैट इज योर थ्रॉटलिंग डिवाइस। अब थ्रॉटलिंग डिवाइस को हम वॉल, थ्रॉटलिंग डिवाइस क्या होती है, थ्रॉटलिंग डिवाइस कह सकते हैं, थ्रॉटलिंग वॉल कह सकते हैं, ठीक है। थ्रॉटलिंग का पर्पस क्या होता है, द पर्पस ऑफ थ्रॉटलिंग डिवाइस इज टू रिड्यूस द प्रेशर एंड रिस्ट्रिक्ट द फ्लो, यानी इसके थ्रू हम चाहते क्या है, प्रेशर को रिड्यूस करना, और कैसे, जो भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसके रास्ते में रुकावट पैदा करना, रिस्ट्रिक्शन पैदा करना। इन दिस डिवाइस द एनर्जी इज वेस्टेड एंड नो वर्क इज ऑब्टेन फ्रॉम प्रेशर ड्रॉप, इसमें कोई वर्क नहीं मिलता हमको, ओके। इसके टाइप्स क्या है थ्रॉटलिंग डिवाइस के, जैसे कैपिलरी ट्यूब है, ये भी थ्रॉटलिंग डिवाइस है, इसको डोमेस्टिक एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर में यूज करते हैं। फ्लो थ्रू पोरस प्लग भी थ्रॉटलिंग डिवाइस है, पार्शली ओपन वॉल भी थ्रॉटलिंग डिवाइस है, फ्लो थ्रू स्मॉल ओपनिंग या ऑरिफिस भी थ्रॉटलिंग डिवाइस है। और इन सारी डिवाइस में थ्रॉटलिंग होता है जिसमें हम एजम्पशन लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी चेंजेस भी जीरो हैं, पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस भी जीरो हैं, हीट ट्रांसफर भी नहीं होता, वर्क भी नहीं होता। ऐसे कंडीशन में इसमें इंथैल्पी चेंज जीरो हो जाता है और इंथैल्पी हो जाती है कांस्टेंट। और जिस डिवाइस में इंथैल्पी कांस्टेंट हो जाती है उसे बोलते हैं आइजेंथैल्पिक, यानी थ्रॉटलिंग डिवाइस में इंथैल्पी कांस्टेंट होती है। और आइडियल गैस के लिए, अगर आइडियल गैस की थ्रॉटलिंग कर रहे हैं तो आइडियल गैस की थ्रॉटलिंग करने पे क्या होगा, क्योंकि इंथैल्पी कांस्टेंट है तो H1 इज इक्वल टू H2 है, एंड इंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली फॉर आइडियल गैस। तो आइडियल गैस की थ्रॉटलिंग करने पे आपका क्या होगा, इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर थ्रॉटलिंग के पहले और बाद का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, बट अगेन टेम्परेचर चेंज भी जीरो हो जाएगा, बट टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि थ्रॉटलिंग में इसमें इंथैल्पी कांस्टेंट तो होती है बट ये हाईली नॉन क्वाजीस्टेटिक और इरिवर्सल प्रोसेस होता है, और कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस क्या है, एक रिवर्सल प्रोसेस है, इसलिए इसको हम कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस नहीं कह सकते। जैसे फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस भी कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस नहीं होता, जबकि उसमें भी इनिशियल फाइनल टेम्परेचर सेम हो जाता है फॉर आइडियल गैस, और हीट एंड वर्क ट्रांसफर जीरो। ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं थ्रॉटलिंग प्रोसेस की। ये कैपिलरी ट्यूब है, ऐसी दिखती है, ठीक है। पोरस प्लग, ये हो गया पोरस प्लग, ठीक है, ऐसे पोरस प्लग होते हैं। और ये आपकी पार्शली ओपन वॉल हो गई। ये सब एग्जाम्पल हैं आपके थ्रॉटलिंग डिवाइस के, पार्शली ओपन वॉल, ओके। इन सब में करना क्या चाह रहे हैं हम प्रेशर को रिड्यूस करना चाह रहे हैं, रुकावट पैदा कर रहे हैं फ्लूइड के रास्ते में, जिससे उसका प्रेशर कम हो जाए, ओके। दैट इज द पर्पस ऑफ थ्रॉटलिंग। अब लास्ट में हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर ओपन सिस्टम अंडर अनस्टेडी स्टेट। देखिए इसमें ज्यादा कुछ तो नहीं आता है, इतनी चीज आती है कि इसके एग्जाम्पल्स क्या है। पहले तो एग्जाम्पल्स में क्या क्या है, अंडर व्हाट कंडीशन यू विल से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर ओपन सिस्टम इज वर्किंग अंडर अनस्टेडी स्टेट। जैसे एग्जाम्पल में आपका आता है चार्जिंग ऑफ टैंक। अगर किसी टैंक को चार्ज कर रहे हैं आप, या फिर आप डिस्चार्जिंग कर रहे हैं, जैसे जब आप अपने पेट्रोल के टैंक में ठीक है, पेट्रोल के टैंक में आप पेट्रोल डलवाते हैं या डीजल डलवाते हैं गाड़ी के टैंक में, फ्यूल टैंक में, या अपने मोटरसाइकिल के टायर में या कार के टायर में हवा डलवाते हैं, ठीक है, या फिर आप बॉटल फिल करते हैं, फिलिंग ऑफ बॉटल, ठीक है, पानी फिल करते हैं अपने बॉटल के अंदर। ये सारे जब भी ये प्रोसेस होते हैं तो एक तो ये सारे डिवाइसेस क्या हैं, टैंक हो गया या बॉटल हो गया, ओपन सिस्टम हो गया, मास का फ्लो भी हो रहा है और एनर्जी का फ्लो भी हो रहा है। दूसरा अनस्टेडी स्टेट, यानी उस टाइम पर जब ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग या फिलिंग हो रही है तो प्रॉपर्टीज कंटिन्यूसली क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गए। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है चार्जिंग ऑफ
ये क्वेश्चन आता है इवैक्यूएटेड एंड इंसुलेटेड, एक इवैक्यूएटेड और इंसुलेटेड टैंक है, ठीक है, या सिस्टम है विथ अ सप्लाई लाइन, विथ अ सप्लाई लाइन, एक सप्लाई लाइन से हम उसको चार्ज कर रहे हैं, उसमें मान लो हवा भर रहे हैं या जो भी भर रहे हैं, एक पाइपलाइन है, उस पाइपलाइन से ये एक वॉल है, और ये आपका सिस्टम है जो पहले खाली है, पूरा पूरा खाली है, इवैक्यूएटेड है, और ये पूरा इंसुलेटेड सिस्टम था आपका, ठीक है, इसमें कोई हीट ट्रांसफर भी नहीं हो रहा है। एक इंसुलेटेड और इवैक्यूएटेड सिस्टम को, खाली सिस्टम को, और जो इसमें हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता, अगर उसको चार्ज कर रहे हैं हम, यही आता है आपके एग्जाम में, तो उसमें आपका क्या होता है, कहता है फाइंड द फाइनल टेम्परेचर। तो जब ऐसा करते हैं तो उसमें होता क्या है कि फाइनल इंटरनल एनर्जी जो होती है, फाइनल स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी जो होती है, इसमें फाइनल स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी दैट बिकम्स इक्वल टू इनिशियल स्पेसिफिक इंथैल्पी, इनिशियल स्पेसिफिक इंथैल्पी। और इसी से हमें जो रिजल्ट आता है, पूरी स्टडी करते हैं क्योंकि आपको मैं इतना डिटेल में नहीं बता रहा, इससे जो रिजल्ट आता है वो इंपॉर्टेंट है। तो स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, CV ऑफ, और इसको लिख सकते हैं हम लोग U फाइनल, राइट, और इनिशियल इंथैल्पी को स्पेसिफिक इंथैल्पी इनिशियल, ये हो जाएगा। अब इन U को क्या लिख सकते हैं, CV इंटू फाइनल टेम्परेचर, इंथैल्पी को ले सकते हैं CP इंटू इनिशियल टेम्परेचर। तो आपका फाइनल टेम्परेचर क्या आ जाएगा, दैट विल बी CP बाई CV ऑफ इनिशियल टेम्परेचर। CP बाई CV क्या होता है, गामा, यानी गामा ऑफ इनिशियल टेम्परेचर। तो ये जो रिजल्ट आपका आया, फाइनल टेम्परेचर आफ्टर चार्जिंग ऑफ टैंक, टैंक को जब आप चार्ज कर लेते हैं और उसका फाइनल टेम्परेचर निकालना है, तो that is gamma of initial temperature, and gamma you can take 1.4 if not given। यही सिंपल न्यूमेरिकल आता है आपके एग्जाम में, और ये इसका डेरिवेशन यहां से शुरू होता है। जब आप ऐसा करते हैं तो फाइनल स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी इनिशियल स्पेसिफिक इंथैल्पी के इक्वल हो जाती है, और उसी से रिजल्ट आता है। और हाँ, इसमें जो टेम्परेचर है, सिंगल टेम्परेचर को किस में रखना है, केल्विन में, ये ध्यान रखना है जब आपको कैलकुलेशन करना है। ओके, तो दैट्स ऑल इन दिस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर कंप्लीट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर ओपन एंड क्लोज सिस्टम। इस पूरे वीडियो में आपको पूरा फर्स्ट लॉ कंप्लीट कर दिया है। थैंक यू सो मच एवरीवन। उम्मीद करता हूं कि आपको फर्स्ट लॉ पूरा क्लियर हो गया। थैंक यू एवरीवन। इस वीडियो को जितना हो सके लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना।